अपने चैनल पे, जिसका नाम है स्टूडेंट अकेडमी। और आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस का 10th क्लास का एक और चैप्टर, जिसका नाम है अवर एनवायरनमेंट। अवर एनवायरनमेंट जो चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में कुछ लोग तो बोलते हैं कि भाई ये फिजिक्स का चैप्टर है तो ये फिजिक्स की किताबों में रखा हुआ है, और कुछ लोग मानते हैं कि ये बायोलॉजी का चैप्टर है तो बायोलॉजी की किताब में रखा हुआ है। केमिस्ट्री में कोई मानता ही नहीं है इसको, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि ये किसी का भी हो चैप्टर, हमें तो पढ़ना हमारे 10th क्लास में है सिलेबस में। तो शुरू करते हैं। वैसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये एसएसटी का चैप्टर भी इसको कह सकते हैं। बड़ा इजी चैप्टर जो है, इसको पढ़ने के बाद में आपको जो बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इसको बहुत तैयारी नहीं करनी इसकी। जो आप इसको क्लास को देखेंगे इतना ही सफिशिएंट होगा आपका एग्जाम के लिए। आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने में बात करें अवर एनवायरनमेंट, यानी कि अवर मतलब हमारा, एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो एनवायरनमेंट के बारे में बात कही जाए कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, लिविंग चीजें हों या नॉन लिविंग चीजें हों, जिनसे हम जो है आपस में क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, परस्पर आपस में हमारे क्या है, रिलेशन से संबंध है, वो सभी किस में आता है, वो आता है एनवायरनमेंट में। ठीक है। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारे परिवेश में, हमारे चारों तरफ, हमारी सराउंडिंग्स में जो लिविंग नॉन लिविंग सभी चीजें होती हैं, सभी क्या कहलाती हैं, सभी कहलाती हैं एनवायरनमेंट। क्लियर बात हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंदर आगे टॉपिक है एक और जो है, जिसको बोलते हैं कि इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हिंदी में बोलते हैं पारितंत्र। इंपोर्टेंट है। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम का मतलब होता है कि अगर जो कोई लिविंग चीजें हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, और नॉन लिविंग चीजें हैं और वो आपस में किसी के ऊपर डिपेंडेंट है जीवन अपना यापन करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इकोसिस्टम। ठीक है। जैसे मान लो समुद्र है कोई, तो समुद्र के अंदर कुछ चीजें नॉन लिविंग है, कुछ चीजें नॉन लिविंग चीजें, कुछ लिविंग चीजें, वो और पर्टिकुलर हमारे पास में एक एरिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। किसी नदी की बात करें तो नदी में कुछ चीजें हैं जो लिविंग हैं, कुछ जो है नॉन लिविंग चीजें हैं, और नदी एक पर्टिकुलर एरिया है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम इकोसिस्टम बोलेंगे। इकोसिस्टम को हिंदी में बोलते हैं पारितंत्र, यानी कि एक ऐसा तंत्र, कोई निश्चित एरिया जिसके अंदर लिविंग चीजें और नॉन लिविंग चीजें आपस में परस्पर संबंध बनाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं इकोसिस्टम। ओके। अब इकोसिस्टम में बात करी जाए तो इकोसिस्टम में जो है उसके कुछ मतलब पार्ट है। इकोसिस्टम के तीन मतलब दो पार्ट है उसमें, एक तो बायोटिक कंपोनेंट है और एक एबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक का मतलब होता है जैवीय और एबायोटिक का होता है अजैवीय। ठीक है। हाँ, तो बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स वे होते हैं जिनमें लाइफ होती है, यानी कि कोई एरिया है तो उसमें पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, सभी लिविंग चीजें आती हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में। उसमें सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े से बड़ा जानवर उसके अंदर आता है, पेड़ पौधे, सभी बैक्टीरिया, वायरस, सब उसके अंदर आते हैं बायोटिक में, जिसमें जीवन होता है। और दूसरा एबायोटिक, अजैवीय घटक। तो एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है वे चीजें जो जिनमें जीवन नहीं है, जो मतलब नॉन लिविंग चीजें, जैसे मट्टी हो गई, पहाड़ पर्वत झरने, पानी, हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस वगैरह हमारी किस में आ गई, ये आगे हमारी एबायोटिक कंपोनेंट में। क्लियर है। अब जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट है उसके फर्दर तीन डिवीजन है। ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट में तीन डिवीजन कौन कौन से हैं, पहला तो उसके अंदर है प्रोड्यूसर, दूसरा है उसके अंदर कंज्यूमर, और तीसरा है उसके अंदर डिकम्पोजर, यानी कि उपघटक। तो उसके इकोसिस्टम के दो पार्ट हैं। इकोसिस्टम जो हमारा है, इकोसिस्टम, इसके देखो मोटे मोटे दो पार्ट हैं। एक तो है बायोटिक कंपोनेंट, एक है एबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि ये तो है हिंदी में जैवीय अपघटक, और ये है अजैवीय अपघटक, और ये क्या है, पारी। ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट का मतलब है जिसके अंदर लाइफ हो, जिनके अंदर जीवन हो। एग्जांपल, ये सभी क्या है, ये बायोटिक कंपोनेंट है, क्योंकि इनके अंदर जीवन है। बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, और एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वगैरह वगैरह। एबायोटिक में क्या है, एबायोटिक में वो जिनमें जीवन नहीं है, जैसे मान लो एयर हो गई, वाटर हो गया, मड सॉइल हो गई, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी क्या है, ये एबायोटिक कंपोनेंट है। क्लियर होगी। अब बात आती है कि जो ये जैवीय है, यानी कि जो ये बायोटिक है, इसके भी दो पार्ट हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं। बायोटिक के दो पार्ट हैं। पहला, सॉरी, तीन पार्ट हैं इसके।
इसके अंदर पहला तो है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर, तीसरा है डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर को बोलते हैं उत्पादक, ठीक है। कंज्यूमर को बोलते हैं उपभोक्ता, और इसको बोलते हैं हम अपघटक। तो बारी बारी से हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। बात करते हैं प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर वे होते हैं जो मतलब भोजन को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब भोजन को बनाते हैं। यानी कि कच्चा माल उन्होंने लिया, जैसा एयर ले ली, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, पानी ले लिया, जो भी लिया उसका यूज करा उन्होंने रॉ मटेरियल का, और खाना बनाकर तैयार कर दिया। यानी कि इसके अंदर सभी आते हैं, प्लांट्स, सभी हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। वो जमीन से तो लेते हैं पानी को, और पत्तियों के थ्रू बाहर एयर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेकर के वो बनाते हैं क्या? फूड, यानी ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस जब रिएक्शन करते हैं तब, तो उसको बनने के बाद में वो जो फूड बनाकर तैयार कर दी उन्होंने, तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पादक। ठीक है, क्लियर। अगली बात आती है कंज्यूमर की। कंज्यूमर बोलते हैं उपभोक्ता। ये क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं खाना खाने के लिए। मतलब इनको अगर जो भोजन चाहिए तो किसके पास जाएंगे? ये जाएंगे प्रोड्यूसर के पास में, क्योंकि भाई अपना खाना खुद बनाते हैं और ये खाना खाते हैं किसी और से, तो ये इसके ऊपर जाएंगे, इनसे खाना खा लेंगे। तो ये क्या हो गए? उपभोक्ता। ठीक है। अगली बात आती है डिकम्पोजर की। डिकम्पोजर क्या होते हैं? डिकम्पोजर वो होते हैं अपघटक, यानी कि बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनवायरमेंट में हमारे में होते हैं। ये क्या करते हैं? ये जो जीव जो मतलब मर जाते हैं, कोई जीव जो मर गए, सड़ गए, गल गए, तो उनको डिकम्पोज करते हैं, उनको बिल्कुल सड़ा गला के खत्म कर देते हैं। यानी कि उनकी जो बॉडी होती है, कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होती है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जो आपने देखा होगा कि जो मान लो कभी रेलवे ट्रैक पे कोई मतलब कुत्ता मर गया या कोई मतलब जानवर मर गया, कैसे भी पड़ा हुआ है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और धीरे धीरे वहां से खत्म हो जाता है। या आपने कोई देखा होगा फल वगैरह, केले का छिलका है, केले का छिलका कहीं फेंक दिया, कुछ दिनों बाद में खत्म हो गया हो। क्यों? क्योंकि उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। उसको बोलते हैं हम डिकम्पोजर, यानी कि अपघटक। ठीक है। अब बात आती है कंज्यूमर की। अब ये कंज्यूमर जो है ना, ये उपभोक्ता जो है, ये फर्दर जो है डिवीजन होगा इसका। 3 तरीके के होते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है, ये कंज्यूमर के जो 3 पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है कंज्यूमर का, मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर मिटो करके इसको। जो पहला कंज्यूमर है उसमें होते हैं ये हर्बीवोरस, शाकाहारी। दूसरा है कार्निवोरस, मांसाहारी। तीसरा है ओमनिवोरस, सर्वाहारी। यानी कि 3 जीव हो गए। पहला तो है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन होते हैं? शाकाहारी, जो साग सब्जी खाते हैं, हरे पौधों खाते हैं। ठीक है। दूसरा हो गया कार्निवोरस, जो सिर्फ मांस खाते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, ये कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ मांस खाएंगे। थर्ड हो गया हमारे पास में क्या? ओमनिवोरस, सर्वाहारी, जो सब कुछ खाते हैं, जैसे सांप हो, वो जैसे सॉरी मोर हो गया, हम हो गए, कौवा हो गया, या और भी जानवर जो हो गए, जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ते को मीट भी दे दो, रोटी भी दे दो, तो वो क्या होते हैं? होते हैं ओमनिवोरस। क्लियर हो गई चीजें? आगे चलते हैं, अब जो इसमें देखते हैं क्या है आगे। हाँ, आगे देखते हैं। इसमें अगला टॉपिक है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है देखते हैं। फूड चेन, फूड, इसको हिंदी में बोलते हैं आहार, आहार श्रृंखला। फूड चेन, फूड चेन मतलब आहार श्रृंखला। क्या होती है फूड चेन? फूड चेन का मतलब होता है कि भाई ऐसा है कि एनवायरनमेंट में क्या होता है कि घास है, घास हो रही है खेत में, उस घास को बकरी ने खा लिया। अब उस बकरी को किसी शेर ने खा लिया, तो एक चैन बन गई ना। तो इस चैन को क्या बोलते हैं? फूड चैन। यानी कि एक ऐसी चैन जिसमें भोजन एक स्तर से दूसरे स्तर पे आता है, उससे तीसरे स्तर पे आता है, उससे चौथे स्तर पे आता है। उस तरीके की जो होती है सीक्वेंस, उसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लो एक घास है, इस घास को खा लिया खरगोश ने, उसको खा लिया जो है भेड़िए ने, और उसको खा लिया शेर ने। तो ये क्या हो गई? एक चैन हो गई ना। तो इसको क्या बोलते हैं? फूड चैन। क्यों? क्योंकि भाई इसका जो फूड है वो तो ये है, इसका फूड ये है, और इसका फूड ये है, और ये अपना खाना खुद बनाता है। तो इसका मतलब ये चैन हो गया। तो जब भोजन के लिए कोई एक लेवल दूसरे लेवल पर डिपेंड करे, वो तीसरे पर करे, इस तरीके से जब भोजन खाया जाता है या करा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फूड चैन बोलते हैं। ओके। और एग्जांपल देख लो इसके, जैसे पानी के अंदर बात करी है, तो एक जैसे मान लो प्लैंकटन हो गया,
फिर फिश हो गई, बिग फिश हो गई, ठीक है। और देख लो, घास हो गई, इंसेक्ट हो गए, इंसेक्ट को खा लिया छिपकली है, छिपकली उसको खा लिया, उसको मान लो ये बाहर मर गई, इसको हो गई है फूड चैनल, ठीक है। हाँ, अगला टॉपिक है हमारा फूड वेब। यानी कि फूड वेब क्या होता है? फूड वेब होता है आहार जाल, फूड वेब, आहार जाल। हाँ, तो फूड वेब क्या होता है? फूड वेब का मतलब है कि एक नेटवर्क हो फूड चेन का, मतलब एक ऐसा नेटवर्क हो जिसमें बहुत सारी फूड चेन हो, भाई ये वाली फूड चेन इससे कनेक्टेड हो, वो वाली फूड चेन इससे कनेक्टेड हो, एक ऐसा नेटवर्क हो, उसको क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। देखो, जैसे मान लो घास है, इसको बकरी ने खा लिया, इसी घास को गाय ने खा लिया, इन दोनों किसने खा लिया? शेर ने खा लिया। इसी घास को किसी कीड़े ने खा लिया, उसको मेंढक ने खा लिया, मेंढक को किसने खा लिया? सांप ने खा लिया, सांप को किसने खा लिया? चील ने खा लिया, या गिद्ध ने खा लिया, ठीक है। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई एक जो चैन है ना, वो सिर्फ सिंगल ना हो, उसमें कई सारी चैनें कनेक्टेड हो, जुड़ी हुई हो, उसको क्या बोलते हैं? फूड वेब। यानी कि एक नेटवर्क ऑफ ए फूड चैन, दैट इज कॉल्ड फूड वेब, ठीक है। अब बात यह आती है भैया कि फूड चैन और फूड वेब में हल्का सा अंतर है। क्या है अंतर? कि जो फूड चैन होती है वो होती है यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक ही दिशा में चलती है। भाई जैसे घास को खाया गधे ने, गधे को खाया, भेड़िए ने भेड़िए को खाया, शेर ने, तो एक ही डायरेक्शन है। लेकिन फूड वेब में क्या होता है? उसमें बहुत सारी डायरेक्शन होती है, वो नॉन डायरेक्शन होता है। इधर से भी चलेगी चैन, एक चैन इधर से। देखो ये जो ये घास है, इसको इन्होंने भी खाया, इधर भी चैन जा रही है, एक चैन इसकी जा रही है, तीन डायरेक्शन होगी इसमें, तो ये नॉन डायरेक्शनल होती है। लेकिन जो फूड चैन है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। ओके, आगे चलते हैं। इसमें जो है अगला नियम आता है लॉ ऑफ 10%, उसको देखते हैं। अगला है लॉ ऑफ 10%। 10% नियम क्या कहता है? 10% का नियम ये कहता है कि जो भी पीढ़ी है, एक जो मतलब एक लेवल है एनर्जी का, उसको अगर जो कोई दो से जीव मार के खा रहा है, उसको फिर कोई और जीव मार के खा रहा है, उसको कोई और जीव मार करके खा रहा है, तो अगले जो जीव को जो एनर्जी मिलेगी पिछले वाले जीव से, वो उसकी टोटल एनर्जी का सिर्फ 10% ही मिलेगी, बाकी 90% वो अपने आप में यूज कर लेगा। देखते हैं एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। जो है जैसे मान लो बात करते हैं घास की, जैसे सन है, ये सन है, इस सन से क्या हुआ कि इससे एनर्जी मिली किसको? प्लांट को। तो जो सन है, सन की सिर्फ 1% एनर्जी किसको मिलती है? प्लांट को मिलती है, सिर्फ 1%। जितनी भी सन के पास एनर्जी हो, उसकी 1% किसको मिलेगी? प्लांट को। अब इस प्लांट को खा लिया किसने? हिरन ने, डियर ने इसको खा लिया, तो इसके पास जितनी एनर्जी होगी उसका सिर्फ 10% एनर्जी ही इसको मिलेगी। 90% जो एनर्जी है, जो 90% एनर्जी है, वो प्लांट खुद अपने आप यूज कर लेगा अपनी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज में, अपनी ग्रोथ करने में, अपने जितने फंक्शंस करता है उन सभी में। सिर्फ इसको कितना मिलेगा? 10%। अब जितना इसको मिला, इसके पास आ गई हिरन के पास में। अब हिरन के पास जितनी भी एनर्जी है, डियर के पास जितनी भी एनर्जी है, टोटल 100% है। अब इसको मार के खा लिया किसी भेड़िए ने, अब इसकी जितनी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% इसको मिलेगा, सिर्फ 10% ही अगली वाली पीढ़ी में जाएगा, अगले वाली सॉरी स्टेप में जाएगा। तो भेड़ को कितनी मिलेगी? 10%। लेकिन इसके पास भी टोटल 100 है। अब इसको मार खा लिया किसी शेर ने, तो इसको भी कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। यानी कि पहली जो लेवल है एनर्जी का, उससे जब हम आगे तक जाएंगे तो हर लेवल पे 10% एनर्जी ही मिलेगी, 90% एनर्जी वो अपने ऊपर खर्च कर लेता है। जैसे मान लेते हैं, एक सवाल बनाते हैं आप हम, तो सूरज के पास जो कितनी एनर्जी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 जूल एनर्जी जो है किसके पास है? सन के पास है। या 1,00,000 मत लो, 10 लाख ले लो, करोड़ ले लो, ठीक है। इतने जूल एनर्जी किसके पास है? सूरज के पास है। तो बोल रहे शेर के पास कितनी एनर्जी आएगी? तो मैं यही बताता हूं आपको जो है। तो इसके पास इतनी टोटल एनर्जी है। अब इसका सिर्फ 1% मिलेगा पौधों को, इसका कितना मिलेगा? सिर्फ 1%। तो कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी हमारे पास जूल एनर्जी पौधे के पास में। इसका 1% किसको मिलेगा? पौधों को। तो 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगी, तो पौधों को कितनी मिलेगी एनर्जी? इतनी। यानी कि ये एनर्जी किसके पास आ गई है? पौधों के पास। अब हिरणों को कितनी मिलेगी? इसका 10%। तो क्या करेंगे इसका, जो हम इतना लिखेंगे यहाँ पे, इसका 10% निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? A0 से काट देंगे, तो कितना आ गया इसके पास में? 10,000। हिरण के पास कितना आ गया? ठीक है। अब हिरण से खाया भेड़िए ने, तो हिरण की 10% उसके पास जाएगी। तो अब ये 10,000 है, हिरण की है, इसमें से 10% निकालेंगे तो कितना आएगा उसके पास में? सिर्फ 1000 आएगा। 1000 जूल आ गया। अब शेर की बात करेंगे, तो 1000 जूल में से कितना मिलेगा शेर को? 10% मिलेगा, तो कितना बचा? सिर्फ 100। तो 100 जूल इसके बाद। ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया? समझना क्या है कि देखो, इतनी थी हमारे पास, 1 करोड़ जूल एनर्जी थी पौधों के पास में, लेकिन शेर के पास कितनी पहुंची? सिर्फ 100 जूल। क्यों? क्योंकि 10% आगे जाती है ना, तो अगले एनर्जी लेवल में 10% ही जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जो है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ 10%, 10% का नियम। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, करके देखना, पेपर में आएगा जरूर। ओके, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आइए देखते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मतलब है जैवीय आवर्धन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मतलब होता है जैवीय आवर्धन। होता क्या है, हम आपको बता दें कि जो हमारी फूड चेन थी, या फूड चेन हमारी है, उस फूड चेन में किसी भी तरीके से केमिकल अगर जो उसमें एंटर कर जाते हैं, तो आगे तक केमिकल वो आगे चलते रहते हैं, रसायन चलते रहते हैं, जो हमारे क्या कहलाते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मतलब क्या है कि फूड चेन के अंदर अगर कोई केमिकल एंटर कर गया, तो वो हर अगले जो लेवल है, एनर्जी लेवल, वहां तो चलता रहेगा। उसको क्या बोलेंगे हम? एनर्जी, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे हम? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देखते हैं एग्जांपल से। जैसे घास थी, घास को खा लिया किसी कीड़े ने, कीड़े को खा लिया किसी मेंढक ने, मेंढक को खा लिया सांप ने, सांप को खा लिया किसी गिद्ध ने। ये हमारी फूड चेन है। इसमें क्या होगा, मान लो घास जब उग रही थी, तो उस दौरान घास के जो खेत थे या जो प्लॉट था जहां पे घास उगी थी, वहां पे कुछ केमिकल्स डाल दिए गए, किसी फैक्ट्री को पानी चला गया, या कुछ भी केमिकल्स इसके अंदर पानी के थ्रू, इसके अंदर वाटर के माध्यम से या सॉइल के माध्यम से इसके अंदर एंटर कर गया केमिकल, आ गया घास का केमिकल। अब कीड़े ने घास को खा लिया, तो वही केमिकल इसके अंदर आ गया। अब मेंढक ने कीड़े खा लिया, तो वही केमिकल इसके अंदर आ गया। अब सांप ने मेंढक को खा लिया, तो सांप में चला गया केमिकल। अब सांप को कितने खा लिया, वो यहाँ पे पहुंच गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर जो कोई केमिकल फूड चेन में कैसे भी एंटर कर जाता है, जरूरी नहीं है घास से एंटर करे, मान लो मेंढक ही कुछ खा ले या कीड़े कुछ खा ले, तो अगर जो कोई केमिकल फूड चेन के अंदर एंटर कर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन या जैविक आवर्धन। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हाँ जी, आगे बात करते हैं। आगे अगला टॉपिक हमारा ओजोन लेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन परत। ये सभी जानते होंगे इसको, ओजोन लेयर क्या होती है। ओजोन लेयर हमारे एनवायरनमेंट में एक, मतलब हमारे जो वायुमंडल में एक लेयर है, एक परत है, जो क्या करती है, सूरज से आने वाली जो खतरनाक किरणें हैं, जो मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, उनको आने से हमें बचाती है। मतलब वो पृथ्वी पर ना आ पाए, और अगर जो आएंगे तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे ना, तो इसलिए वो हमारी पृथ्वी तक ना पहुंचे, इसलिए हमारे एनवायरनमेंट में एक लेयर बनी हुई है। उस लेयर का नाम क्या है? उसका नाम है ओजोन लेयर। ओके, जैसे हमारी ये अर्थ है, इस अर्थ पे हम रहते हैं, इस अर्थ के बाहर एक स्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, उसके बाहर एक स्फीयर है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इसी स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर पाई जाती है, उस लेयर का नाम क्या है? उस लेयर का नाम है ओजोन। ओजोन क्लियर हो गई? यहाँ पे कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, इंपोर्टेंट है कि कहां पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है, हाँ। अब ये ओजोन क्या होती है? ओजोन एक लेयर है, यानी कि हमें प्रोटेक्ट करती है। किससे? जो सन है हमारा, जो सन है, वहां से किरणें आएंगी ना, कौन सी किरणें आएंगी? यूवी रेज।
अल्ट्रा वायलेट किरणें पराबैंगनी किरणों से हमें बचाएगी। ओजोन बनती कैसे? तो ऑक्सीजन के जो दो मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? O3। यहाँ पे क्या आएगा? यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट कहां से आती हैं? सन से आती हैं। ठीक है, तो हमारी क्या है ये? O3 ओजोन। तो इस ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। O3 का मतलब होता है ओजोन लेयर। ये हमारी एक ओजोन लेयर है। कहा जाता है कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है हमारा, वहां पे ओजोन लेयर में छेद हो गया है। छेद नहीं हुआ है, थोड़ी पतली हो गई है वहां पे। क्यों? क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारी जो पॉइजनस गैसें हैं जिससे इसको ओजोन लेयर को नुकसान हो रहा है। जैसे CFC गैसें हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और फ्रीज हमारे हो गए, और AC हमारी हो गई। इनके अंदर जो कूलेंट में से जो पीछे से गैस निकलती है ना, वो हमारी ओजोन को खराब करती है। तो इसलिए ओजोन लेयर वहां से खराब होती जा रही है। तो ओजोन लेयर बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओजोन लेयर अगर जो खराब हो गई तो सनलाइट से हमारे पास यूवी रेज आ जाएंगी, और यूवी रेज जब धरती पर आ जाएंगी तो हमें स्किन कैंसर और आई कैंसर कर देंगे, आंखों की बीमारियां, आंखों कैंसर में कर देंगी। तो उनसे हमें बचाती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का फॉर्मूला ये रहा O3। O3 ये रहा ओजोन लेयर। कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, समताप मंडल में पाई जाती है, यूवी रेज को रोकती है। ठीक है, हाँ। और ये खराब कैसे होती है? CFC से। CFC क्लोरो फ्लोरोकार्बन। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अभी इसमें थोड़ी एक बात और बचती है कि जो हमारी जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के नाम पे ही एक ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं 16 सितंबर, ओजोन डे। ठीक है, ओके। और इसकी मोटाई को नापते किससे हैं? डॉप्सन से। डॉप्सन इसकी यूनिट है मोटाई को नापने की, ओजोन लेयर की मोटाई को नापने के लिए। ओके, हाँ। आगे टॉपिक आता है इसमें एनर्जी लेवल, यानी कि ट्रॉपिक लेवल, पोषक स्तर। पोषक स्तर क्या होता है कि जब फूड जो होता है हमारा, फूड को जब खाया जाता है तो फूड पहले लेवल से अगले लेवल पे जाता है, अगले लेवल से अगले लेवल पे जाता है। तो इस तरीके से जब फूड जो है मतलब एक लेवल से अगले लेवल को ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं हम जो एनर्जी लेवल या ट्रॉपिक लेवल। जैसे मैं आपको बताऊं कि पिरामिड हमारे पास हम बनाते हैं, पिरामिड ये हमने बनाया पिरामिड। ठीक है, इस पिरामिड के अंदर अगर इसको हम ऐसे डिवाइड कर लें तो जो पहला पार्ट है इसके अंदर आएगा, ये हमारा कैसा है? ये हमारा है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये हमारा कैसा है? सेकंड ट्रॉपिक लेवल। ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। यानी कि जो पहले वाले हैं ये हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, ये कौन है? उत्पादक, यानी कि भोजन को बनाने वाले। उसके बाद जो ऊपर है ये है कंज्यूमर, और कंज्यूमर भी कौन से हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। और ये जो हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये हमारे पास में टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, पहला है प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरा है टर्सरी कंज्यूमर। क्या होता है कि यहां से एनर्जी इसके पास जाती है, और यहां से एनर्जी इसके पास जाती है, और यहां से एनर्जी इसके पास जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल। अब बात यह है कि भैया सबसे ज्यादा होते हैं प्रोड्यूसर, उससे कम होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, उससे कम होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और सबसे कम होते हैं टर्शरी कंज्यूमर। इसमें वे आते हैं सबसे बड़े एनिमल्स होते हैं, ओमनिवर्स वाले। ठीक है, और इसके अंदर कौन आते हैं? प्लांट्स। सभी प्लांट्स प्रोड्यूसर में आते हैं। और यहाँ पे कौन से आते हैं? यहाँ पे वे आते हैं प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, अब सवाल बनता है बाई चांस क्या हो कि सेकेंडरी जो लेवल है कंज्यूमर है ये पूरे के पूरे खत्म हो जाए, मतलब ये कैंसिल हो जाए, तो क्या होगा? तो भैया सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर अगर ये मर जाएंगे तो ये भूखे मर जाएंगे, ये क्या खाएंगे फिर, और इनकी संख्या बढ़ जाएगी, और फिर ज्यादा से ज्यादा इसको खा लेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। और अगर यही खत्म हो गया, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ही खत्म हो गया, प्लांट्स सारे खत्म हो गए, तो जब प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो सभी मर जाएंगे, फिर तो ये भी भूखे मर जाएंगे, ये भी भूखे मर जाएंगे, ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपस में दूसरा बना हुआ है। ये हमारे क्या है? एनर्जी लेवल है। उसके बाद बात आती है 3R की। 3R क्या होता है? 3R, 3R बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 3R, 3R होते हैं हमारे पास में जो कूड़ा होता है हमारा, उसको मैनेज करने के लिए। 3R होते हैं हमारे पास में कूड़े को मैनेज करने के लिए। जैसे कूड़ा है हमारे पास में, घर में कोई चीज है, तो पहला जो 3R है, एक तो है रीयूज, एक है रिड्यूस, और एक है रिसाइकल। ये तीन है। रीयूज का मतलब होता है दोबारा दोबारा किसी चीज का यूज कर लेना। जैसे हमारे पास कोई चीज खराब हो गई है, उसको हम फिर अगेन यूज करते हैं, और ये भारत में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे हमारे बड़े भाई कपड़े लेके आए, उनके कपड़े छोटे हो गए तो छोटे भाई को दे दिए, तो क्या हो गया? उसका रीयूज हो गया, रीयूज हो गया। उसके बाद रिड्यूस का मतलब कम करना होता है। रिड्यूस को कम करने का मतलब क्या है मेरा, कि जैसे हमारे कमरे, घर में 4 कमरे हैं मान लो, और एक ही कमरे में सभी जने बैठे हैं, लाइट चारों कमरों की चल रही है, तो उनको बंद कर दो। ये पंखे चारों कमरों में चल रहे हैं,
तो उसको बंद कर दो, जहां पे सभी है वहीं चलाएं केवल। मतलब जहां पे जितना जरूरत हो उतना, जैसे कॉलगेट कर रहे हैं, वो टैप चल रहा है पानी का, पानी बिखर रहा है, कॉलगेट करते जा रहे हैं, तो उसको बंद कर लो उस दौरान, तो मतलब एक्स्ट्रा वेस्टेज ना हो किसी भी चीज की, तो हमारा वो क्या है, रिड्यूस है। तीसरा है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब है पुनः चक्रण, यानी कि कोई चीज बार बार साइकिल होकर हमारे यूज में आ जाए। जैसे मान लो हमारी कॉपी किताबें हैं, जब भर जाते हैं हम कबाड़े लोग बेच देते हैं, तो इनका जो वापस इन्हें गला करके दोबारा से कुछ ना कुछ चीजें बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक हमारे पास में, प्लास्टिक की कुर्सी हमारी टूट गई, तो उस प्लास्टिक को फिर कुछ और चीज बना लेते हैं, जिसको रिसाइकल करके हमारे पास दोबारा से मिल जाती है, इसे बोलते हैं रिसाइकल। उसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बोलते हैं हम जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? ये वेस्ट होते हैं कि एक बार अगर जो हमारे एनवायरनमेंट में कोई वेस्ट हो गया, तो कुछ समय के बाद में वो आसानी से सड़ जाए, गल जाए, खत्म हो जाए। ऐसा वेस्ट जो कंप्लीट खत्म हो जाए, पूरा डिकम्पोज हो जाए उसका आसानी से, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे पेपर है, या फल सब्जियों के छिलके हैं, या कोई डेड बॉडी है किसी की, तो ये जब जमीन में दफना दिए जाते हैं या फेंक दिए जाते हैं, तो कुछ दिनों के बाद में सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। ये होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वहीं आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। ये ऐसे अपशिष्ट होते हैं जो इजीली से डिकम्पोज नहीं होते, हमारे एनवायरनमेंट में पड़े हैं तो पड़े ही रहते हैं सालों सालों तक, जो बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। जैसे प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक बाहर पड़ी हुई है, वो पड़ी है सालों तक, वो कभी डिकम्पोज होगी नहीं। कांच हो गया, वो भी डिकम्पोज नहीं होने का। और कुछ जो है मेटल्स वगैरह हो गए, ये डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है। लेकिन जो चीज लिविंग चीज होती है पहले कभी, वो डिकम्पोज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और जो नहीं होती उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो आपका चैप्टर खत्म होता है बेसिक्स में, इतना ही पढ़ने के लिए काफी है एग्जाम के लिए। बाकी आप और किन्हीं और चैप्टर को पढ़ें, इसको केवल इतना ही पढ़ लें, बहुत है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।